yesterday you know that we had started with the chemical bonding. Chemical bonding में मैंने आपको बताया था कि these are the forces of attractions between atoms when they lose, gain or share electrons in order to get the stable electronic configuration of their nearest noble gases. और इसकी types बताई थी मैंने, और हमने पहली टाइप जो है वो स्टार्ट की थी आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये मेटल्स और नॉन मेटल्स में बनता है, सारी मेटल्स में नहीं बनता, सिर्फ ग्रुप 1 और 2 की और ग्रुप 3 की जो मेटल्स हैं वो कभी तो आयनिक बॉन्ड बनाती हैं और कभी कोवलेंट बॉन्ड बनाती हैं, और उसकी रीजन मैंने आप लोगों को समझा दी। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो क्या होती है वो जरा देखें। डेफिनेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, the electrostatic forces of attractions between oppositely charged ions when there is complete transfer of electrons from metals to non-metals is called ionic bond। ठीक है जी, ये आयनिक बॉन्ड की जो है वो प्रॉपर डेफिनेशन है, that these are the electrostatic forces of attractions between oppositely charged ions। oppositely charged ion पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं जी। और वो कैसे बनते हैं, जब कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स का फ्रॉम मेटल्स टू नॉन मेटल्स। ठीक है जी, अगली चीज स्टेबिलिटी ऑफ आयन, स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, कि आयनिक कंपाउंड्स जो है वो स्टेबल क्यों होते हैं, क्या रीजन होती है। ठीक है जी, तो इसकी रीजन लिख रही है द फॉर्मेशन ऑफ, ये मैं कल आपको समझा चुका हूं, द फॉर्मेशन ऑफ कैटायंस। कैटायंस कहते हैं पॉजिटिव आयन को, एंड एनायंस, एनायंस नेगेटिव आयन को कहते हैं, फ्रॉम देयर respective atoms is overall endothermic, because the value of ionization energy is more endothermic, whereas the value of electron affinity is less exothermic, but as soon as cations and anions are formed,
Here, electrostatic forces of attractions releases too much heat energy that making the formation of ionic compound to be highly exothermic। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए आयनिक कंपाउंड्स जो है वो स्टेबल होते हैं। मैंने आपको कल जो है वो रीजन बताई थी कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस तक जो है वो ओवरऑल प्रोसेस एंडोथर्मिक है। उसकी वजह क्या होती है कि आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा एंडोथर्मिक है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू लेस एक्सोथर्मिक है। ठीक है, लेकिन जैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बन जाते हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आ जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, मेकिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स टू बी हाईली एक्सोथर्मिक। तो ओवरऑल जो प्रोसेस है आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन का, वो आप लोगों का हाईली एक्सोथर्मिक हो जाता है। ठीक है, तो ये कल मैंने चीजें आपको बताई थी, आज मैंने जो है ये आपको लिखवा दी है। ठीक है जी। अब आयनिक कंपाउंड की आखिरी चीज हम करने जा रहे हैं, ये आप लोगों ने ओ लेवल में भी की होगी। ठीक है, व्हाट इज दैट? डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स। डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स of ionic compounds। अच्छा जी, डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स बनाने से पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको बता दूं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे गेट कंफ्यूज्ड विद इट। अगर आप लोग हाइड्रोजन को देखें, हाइड्रोजन ये अगर किसी मेटल के साथ जो है वो कंबाइन करेगा तो इट विल फॉर्म द आयनिक बॉन्ड। ये आयनिक बॉन्ड बनाएगा और ये जो हाइड्रोजन है इस पे -1 चार्ज आएगा, यानी ये मेटल से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और अगर हाइड्रोजन जो है किसी नॉन मेटल के साथ कंबाइन करे, नॉन मेटल, तो इट विल फॉर्म द कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है जी, ये कोवलेंट बॉन्ड जो है ये बना देता है और तब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो नॉर्मली आ रहा होता है। तो हाइड्रोजन अगर मेटल्स के साथ जुड़ेगा तो आयनिक कंपाउंड बनाएगा, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है जी। चलिए जी, अब हम लोग आयनिक जो कंपाउंड्स हैं उनकी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाते हैं। ये ओ लेवल वाला ही है, इस पे मैं इतना ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, थोड़ी सी चीजें बना के बाकी आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए घर से दे दूंगा, आप लोग इसको बना दीजिएगा और अगर कोई चीज कंफ्यूज करे देन यू कैन आस्क। ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें करना क्या है, लेट्स सपोज यू गॉट द सोडियम ऑक्साइड। ठीक है जी, ये सोडियम ऑक्साइड है। अब अक्सर बच्चे कंफ्यूज इस बात पे हो जाते हैं कि यार ये जो कंपाउंड है इसकी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम हम लोग आयंस वाले बनाएं, यानी आयंस इस तरीके से बनते हैं, ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन इस तरह बनती है, या फिर शेयरिंग की फॉर्म में बनती है, इस तरह शेयर होते हैं चीजें। तो शेयरिंग की फॉर्म में इस तरह बनाएं कि इस तरह बनाएं, तो उसका बेस्ट तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है। आयनिक बॉन्ड जब मैंने पढ़ाया था मैंने आपको बताया था कि आप लोगों के पास जो कंपाउंड है पहले आप देखें कि इसके एलिमेंट किस किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। सोडियम ये ग्रुप 1 से बिलोंग करता है। ठीक है जी, और इसके ऊपर चार्ज +1 होता है। ऑक्सीजन ये ग्रुप 6 से बिलोंग करता है और इसके ऊपर चार्ज -2 होता है। तो भाई ग्रुप 1 और 2 ग्रुप 5, 6 और 7 के साथ ज्वाइन करके आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो इसकी जो डॉट एंड क्रॉस डायग्राम होगी वो इस तरीके से आपने बनानी है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की फॉर्म।
अब यहाँ पे इसके बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है जी, इसको बनाएंगे कैसे? सोडियम के ऊपर चार्ज, सोडियम सोडियम आपके पास दो हैं, तो ये दो सोडियम बना लिए, एक ऑक्सीजन है। इनके प्रोटॉन नंबर लिखते हैं, इसका प्रोटॉन नंबर 11, इसका भी 11 और इसका 8 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएं 281, इसकी भी बनाएंगे तो 281। ठीक है, इसकी बनाएंगे तो 2 और 6। ये रफ वर्क है, ये रफ वर्क में आप लोग बना लीजिएगा, इसको वहां पे करने की जरूरत नहीं है, रफ वर्क है ये। असल डायग्राम कैसे बननी है वो मैं आपको बनानी सिखाता हूँ। अच्छा, अब ये सोडियम जो है ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके इसको दे देगा, और ये भी अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके इसको दे देगा। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से आया, ये 7 बन गए, एक यहां से आया, ये 8 बन गए। ठीक है, अब इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं सोडियम के। तो इसकी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम आपने कैसे बनानी है, ये देखें, ये सोडियम लिख के, ठीक है जी, आपको कोई गोल दायरा बनाने की जरूरत नहीं है, इस तरह नहीं बनाना। ठीक है जी, आप लोग इसके बगैर भी इसकी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाएंगे, सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। तो वैलेंस शेल में ये एक इलेक्ट्रॉन था, वो तो निकल गया है, उसके बाद वैलेंस शेल में 8 है, तो 8 इलेक्ट्रॉन आप लोग इस तरीके से बनाते हैं, 2 4 6 8। और इसके ऊपर चार्ज कितना है जी, +1 चार्ज है। ठीक है जी, तो ये +1 चार्ज है। ठीक है जी, इसी तरीके से मेरे बच्चों, आपके पास दो सोडियम है, तो यहाँ पे 2 करते हैं और डॉट डाल के, ये ऑक्सीजन है, इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये O लिख के, इसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन 6 है, तो ये डॉट वाले बनाते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, ये डॉट वाले बना दिए। दो इलेक्ट्रॉन किसी सोडियम से गेन किए हैं, तो सोडियम के इलेक्ट्रॉन क्रॉस वाले थे, तो वो दो क्रॉसेस बनाते हैं, और इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया, 2-। ठीक है जी, तो ये आप लोगों की डॉट एंड क्रॉस डायग्राम, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुई, यहाँ पे आपने साथ की बनानी है कि सोडियम के इलेक्ट्रॉन को आपने क्रॉस से शो किया है, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से, तो ये की बना के और साथ ये बना देंगे, तो दिस इज द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ द आयनिक कंपाउंड। बट सब लेट हो गई। ठीक है जी, ये समझ लगी है सबको? तो डॉट एंड क्रॉस डायग्राम आप लोगों ने वो गोल दायरे की तरह मत बनाए। ठीक है जी, आप लोगों ने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो है वो बनाने हैं। इज इट क्लियर? अच्छा मेरे बच्चों, नेक्स्ट हम लोग जो है वो बनाते हैं, लेट्स सपोज MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हमने ये सोचना है कि ये आयनिक कंपाउंड है कि नहीं, तो उसके लिए आप लोग इनके ग्रुप देखिए, मैग्नीशियम जो है ये ग्रुप 2 से बिलोंग करता है, और ऑक्सीजन जो है ये ग्रुप 6 से बिलोंग करता है। तो मैंने आपको कल बताया था कि ग्रुप 1 और 2 का ग्रुप 5 6 और 7 के साथ हमेशा आयनिक बॉन्ड बनता है। तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, इसका आसान सा तरीका, मैग्नीशियम है, इसका प्रोटॉन नंबर 12 है, ऑक्सीजन है, इसका प्रोटॉन नंबर 8 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, और इसकी क्या है 2 और 6। ये अपने दो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के इसको दे देगा। ठीक है जी, तो इसके ऊपर +2 चार्ज जो है वो आ जाएगा, तो इसको ड्रॉ करना है, तो मैग्नीशियम, इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन आप लोग इस तरह बना दें। ठीक है की बनाना मैंने जरूरी है जी, जी की बनानी जरूरी है, और इसके ऊपर जो है वो 2+ चार्ज है। ठीक है जी, और उसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके बना दें इस तरीके से, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके गेन किए तो वो क्रॉस वाले, तो इसके ऊपर चार्ज 2- है, यहाँ पे की बना के, और मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस, अच्छा ये जरूरी नहीं है कि मैग्नीशियम को क्रॉस हो, मैग्नीशियम को डॉट से आप लोग शो करते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है जी, और ऑक्सीजन को जो है वो आपने डॉट से शो करना है। सो दिस इज द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी तरीके से हम लोग करते हैं जी, इसमें एरो नहीं है, इसमें ये एरो यहाँ पे है, ट्रांसफर का नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है, इसमें भी शो करवाते हैं ये डॉट एंड क्रॉस डायग्राम। अच्छा जी, अगला देखिए MgH2 है। अब इसको हम लोग डायरेक्ट बना देते हैं Mg, इसके दो इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, इस पे चार्ज आएगा, तो इसी तरीके से बन जाएगा। ये देखें Mg
ये 8 क्रॉसेस बना दें और इसके ऊपर चार्ज +2 है और उसके बाद हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है डॉट वाला, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने मैग्नीशियम से लिया है, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा -1। और हाइड्रोजन दो है तो यहाँ पे 2 लिखते हैं और यहाँ पे की बना दें मैग्नीशियम क्रॉस और हाइड्रोजन जो है ये डॉट। सो दिस इज द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ MgH। सो एवरीवन गॉट इट हाउ टू मेक इट? अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे कंपाउंड दे रहा हूँ, इनकी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम आप लोगों ने घर से ड्रॉ करनी है। जिस किसी से कोई नहीं बनेगी वो कल आप लोग मुझसे जो है वो पूछ लीजिएगा, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे जो है वो आप लोगों को दे रहा हूँ। सबसे पहले MgCl2, उसके बाद CaH2, उसके बाद CaF2, उसके बाद NaCl, उसके बाद NaH, उसके बाद MgF2, ठीक है जी, उसके बाद Al2O3, ठीक है जी। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है ये आयनिक कंपाउंड है, तो इसकी भी आप लोग बना लीजिएगा क्योंकि एल्यूमिनियम का चार्ज +3 है और ऑक्सीजन के जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो +3 आयन के शेल से कम है, तो इसीलिए ये आयनिक कंपाउंड बनता है। तो इसको भी आप लोगों ने जो है वो ट्राई करना है, ये मैं कल आपको तफसील से सारा कुछ बता चुका हूँ। Okay, my dear students, now we are going to start with the next type of the chemical bonding, that is the covalent bond. ठीक है जी। कोवलेंट बॉन्ड की एक डेफिनेशन तो बिल्कुल वही है जो आप लोगों ने ओ लेवल में पढ़ी थी है, अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स, ठीक है जी। उसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। उसको लिखें, ये इसकी डेफिनेशन नॉर्मल है, ठीक है जी। अ बॉन्ड फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स, ठीक है जी, इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है जी। दूसरी चीज जो कोवलेंट बॉन्ड होता है मेरे बच्चों, ये नॉर्मली ग्रुप 4, 5, 6 और 7 इनके एलिमेंट्स के दरमियान बनता है। और इसमें वो एक्सेप्शन मैंने आप लोगों को बता दी हुई है। वो एक्सेप्शन क्या थी कि ग्रुप 3 के एलिमेंट्स जो हैं जब नॉन मेटल के साथ जुड़ते हैं तो वो भी कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन उसकी शर्त मैंने बताई थी कि नेगेटिव आयन के पास नंबर ऑफ शेल्स +3 आयन से अगर ज्यादा हो तो तब कोवलेंट बॉन्ड बनता है, तो वो भी कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं जी। सॉरी, इक्वल तो ठीक है, तब इक्वल हो फिर भी नहीं बनेगा, ज्यादा होना चाहिए, ये ध्यान में रखो। अच्छा जी, इसकी डेफिनेशन विद रिस्पेक्ट टू ऑर्बिटल्स, डेफिनेशन विद रिस्पेक्ट टू ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल्स के लिहाज से इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या बनती है जी? अच्छा जी, इसकी डेफिनेशन ऑर्बिटल्स के लिहाज से मैं बताने से पहले आपको एक चीज बता दूं। मैं यहाँ पे ये ऑर्बिटल बना रहा हूं, ये सपोज करें ऑर्बिटल है, इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं पेयर, तो इस ऑर्बिटल को हम कहते हैं कंप्लीटली फिल्ड, ठीक है जी। क्योंकि आपको पता है कि हर शेल के अंदर सब शेल होते हैं और हर सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं जी। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑपोजिट स्पिन कर रहे होंगे, यानी एक क्लॉकवाइज घूम रहा होगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज जो है वो रिवॉल्व कर रहा होगा, ठीक है जी। इसको कंप्लीटली फिल्ड कहते हैं। दूसरा, ये एक ऑर्बिटल है जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम कहते हैं हाफ फिल्ड। और अगर एक ऑर्बिटल बिल्कुल खाली है तो इसको हम कहते हैं
एम्प्टी। ठीक है जी। तो ये तीन टाइप्स के जो है वो ऑर्बिटल्स होते हैं। यू गॉट कंप्लीटली फिल्ड, यू गॉट हाफ फिल्ड एंड यू गॉट एम्प्टी। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन ऑर्बिटल्स के लिहाज से कैसे बनती है जी। ठीक है। अ, जब भी दो एटम्स के हाफ फिल्ड, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग होती है, ये देखें वर्ड लिखा हुआ है म्यूचुअल शेयरिंग। तो म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब है कि दोनों एटम्स जो है वो शेयरिंग के लिए इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं। अब होता क्या है कि एक एटम ए है, उसका ये ऑर्बिटल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है जी। ये दूसरा एटम बी है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है जी। तो ये दो डिफरेंट एटम्स हैं ए और बी, उनके ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यानी दोनों हाफ फील्ड है। ठीक है। अब ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप करके इनके जो ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में मिक्स होके एक नया ऑर्बिटल जनरेट करेंगे, एक ऑर्बिटल बन जाएगा। ठीक है जी। और वो जो एक ऑर्बिटल है उसमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और ये जो ऑर्बिटल बन गया है इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं। सपोज करें कि ये दो एटम्स हैं जी, इसका इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द इस तरह घूम रहा है, इस वाले का इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द इस तरह घूम रहा है। अब ये दोनों जब शेयरिंग करते हैं भाई, तो अब इन दोनों के जो इलेक्ट्रॉन थे वो इन दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के गिर्द इस तरह गोल गोल घूमना शुरू हो जाएंगे। तो उसकी शेप डिफरेंट हो सकती है, वो शेप मैं अभी आपको बताता हूं। तो ये जो बनता है ये नया एक ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का मतलब ही मतलब जो है वो आप समझ लें कि इलेक्ट्रॉन का जो मूव करने का जो रास्ता है, जिस रास्ते को वो मूव करता है, तो वो उसके लिए वर्ड ये यूज करते हैं, क्योंकि ये शेल्स, सब शेल्स और ऑर्बिटल्स जो हैं ये कोई मटेरियल चीजें नहीं है, ये स्पेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं जी। ठीक है। तो ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स फिनिश हो जाएंगे और एक नया ऑर्बिटल जनरेट हो जाएगा जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है जी। तो इसकी ऑर्बिटल्स के लिहाज से क्या डेफिनेशन होती है इसको लिख लें। अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन two atoms when the half-filled orbitals of two atoms overlap each other। ठीक है जी। is called covalent bond। ठीक है जी। ये इसकी डेफिनेशन ऑर्बिटल्स के लिहाज से है। ठीक है। कि यानी जब दो एटम्स के हाफ फील्ड ऑर्बिटल, हाफ फील्ड का मतलब कि दोनों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन हो, जब वो एक दूसरे के करीब आते हैं तो एक नया ऑर्बिटल जो है वो जनरेट हो जाता है जिसको कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है जी। और इस चीज को जो है वो हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है जी। अब हम एक एक करके कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। कोवलेंट बॉन्ड can be formed by the overlap of number one s and s orbitals। ठीक है जी। नंबर टू s and p orbitals। सॉरी, नहीं नहीं वो और चीज है यार, हाइब्रिडाइजेशन को भी आया, तो टेंशन क्यों ले रहा है। नंबर थ्री
p and p ऑर्बिटल्स। ठीक है जी। इसके अलावा भी कोवलेंट बॉन्ड बनता है, हाइब्रिड एक ऑर्बिटल होता है, लेकिन उसका मैं यहाँ पे जिक्र अभी इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैंने हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों को पढ़ानी है, तो फिर आपको वो कॉन्सेप्ट जो है वो समझ लगेगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे ये तीन जो ऑर्बिटल्स के ओवरलैप है, इनको मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। और ये जब एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं तो जो नया ऑर्बिटल बनता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसकी शेप कैसी होती है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एस और एस ऑर्बिटल्स का ओवरलैप। ठीक है जी। सीमल, आपने बेटा पुरानी रिकॉर्डिंग्स देखे वो सुन लेनी है, उसमें मैंने ये ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, क्योंकि आप ओ लेवल से आई हो तो आपके लिए फिर ये जो चीज है ना समझनी मुश्किल हो जाएगी, तो आप रिकॉर्डिंग लेके उसको सुन लेना प्लीज पहले। आर यू लिसनिंग मी सीमल? अच्छा जी, एस और एस का ओवरलैप। सबसे पहली चीज, जब भी आप लोग ऑर्बिटल्स बनाते हैं तो ये जहन में रखें कि आप लोग इस तरीके से एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। कोई भी ऑर्बिटल बनाना हो एक्सिस बनाते हैं। ये देखें, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है। जहां पे ये सारे एक्सिस आपस में मिलते हैं वहां पे न्यूक्लियस मौजूद होता है। और एस की जो शेप होती है मेरे बच्चों वो गोल होती है इस तरह की। ठीक है जी। इसी तरीके से दूसरा जो है, ये देखें, ये इन दोनों को मैं यहाँ पे शो करवाता हूं। ये देखें, ये x, ये y, ये z, यहां पे ये मिल रहे हैं, यहाँ पे न्यूक्लियस है, इसकी शेप भी जो है वो गोल है। ठीक है जी। अब मैं एक्सिस नहीं बना रहा, ये s और ये भी s, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है एंड दिस इज द एटॉमिक ऑर्बिटल एज वेल। ठीक है। अब मैं एक्सिस के बगैर इनकी जो है ना वो शो करवाता हूं कि ये क्या करेंगे। सबसे पहले ये देखें, ये आपका s ऑर्बिटल है, ये दूसरा s ऑर्बिटल है, ये एक दूसरे के साथ ये ओवरलैप कर रहे हैं, ये ओवरलैप। जहां पे ये ओवरलैप करते हैं मेरे बच्चों, याद रखो कि वहीं पर यहां पे ये ओवरलैप किए हैं तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स के मौजूद होने के चांसेस होते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस भी अपनी तरफ खींचेगा, ये भी अपनी तरफ खींचेगा। दोनों का डिस्टेंस, इस न्यूक्लियस का और इस न्यूक्लियस का डिस्टेंस इन इलेक्ट्रॉन के लिए सेम है। तो जब ये ओवरलैप करेंगे, अब दोबारा ध्यान से देखो, पहले इसका इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द इस तरह गोल गोल घूम रहा था, इसका इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द गोल गोल घूम रहा था। अब जब ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, ये ओवरलैप का एरिया है, ओवरलैप एरिया। जब ये ओवरलैप कर दें तो दोनों के न्यूक्लियस का डिस्टेंस इस ओवरलैप एरिया से सेम है। तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को इक्वली अपनी तरफ खींचेंगे और एक नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा लाइक दैट, जिस एक न्यूक्लियस यहां पे, एक न्यूक्लियस यहां पे। और यहां पे आप लोग चेक करें कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये वाला और ये वाला डिस्टेंस सेम है। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब कि इलेक्ट्रॉन अब दोनों के न्यूक्लियस के गिर्द इस तरह चक्कर लगा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों की जो है वो सेम है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस का फासला इन इलेक्ट्रॉन्स, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन से जो है वो सेम था, तो वो इक्वली अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी जो है वो सेम आएगी। यानी सेम रास्ता, सेम रास्ते का मतलब एक जैसे टाइम के लिए जो है वो एक दूसरे के साथ करेंगे। सो दिस इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। न्यूक्लियस का सेम डिस्टेंस। अब अगला देखना मजे का है, अगला अगले में डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगी, तो फिर देखना जरा। ये एस एंड एस का ओवरलैप है। ठीक है जी, ये एस और ये एस का ओवरलैप है। अब आगे एस और पी का ओवरलैप करते हैं जी। ठीक है जी, एस और पी का जो ओवरलैप है, ये देखें, एस की शेप गोल होती है इस तरह,
पी की शेप जो है वो इस तरह 8 की तरह होती है, डंबल शेप, ये इस तरह। ठीक है, ये आपका ओवरलैपिंग का एरिया है, दिस इज द ओवरलैप एरिया। ठीक है, अब यहां पे आप चेक करें कि इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस। ठीक है जी, ये डिस्टेंस थोड़ा है, ये डिस्टेंस ज्यादा है। तो जिसका डिस्टेंस थोड़ा है वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। दिस इज द एस एंड दिस इज पी, ये आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है। दिस इज द एटॉमिक ऑर्बिटल एज वेल। ठीक है, अब जब ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे तो ये देखें इस न्यूक्लियस का डिस्टेंस कम है तो ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा, तो इसकी शेप कुछ इस तरीके से बन जाएगी। ठीक है जी, ये देखें, ये वाला एक डिस्टेंस लंबा डिस्टेंस है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, छोटा, क्योंकि यहां से डिस्टेंस ज्यादा था तो ये कम अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसकी तरफ एक छोटा चक्कर काटेंगे। और ये जो पी की ये वाली जो चीज बनी हुई है ये बिल्कुल स्मॉल होते हैं। ठीक है, ये वाला आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। यानी अब दोबारा से देखो, दोबारा से गौर करो। सबसे पहले इस इस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन इस तरह गोल गोल घूम रहा था, देखते जाओ, इसका इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूम रहा था। ठीक है, अब जब दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो ओवरलैप कर दिए तो अब इलेक्ट्रॉन के मूव करने का रास्ता क्या है, ये देखो, सबका ध्यान दो। ये देखें, इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव कर रहा है, समझ लगी ये बात की? ये मैंने आपको करके दिखा दिया। So this is the molecular orbital formed when S and P they overlap each other. तो ये तो नहीं ना पता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी ज्यादा है किसकी भाई कम पक्की बात है, ये नजर आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ये कम है। है। ठीक है जी, समझ लगी है जी? अच्छा जी, P और P जब ओवरलैप करेंगे, ये देखें, ये P है और ये दूसरा P है। ठीक है जी, ये आपका ओवरलैपिंग का एरिया है। ठीक है जी, दिस इज द P atomic orbital, this is the P atomic orbital। ठीक है जी, ये दोनों P P एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब यहां पे देखिए कि इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस वो एग्जैक्टली सेम है, तो अब क्या होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनेगा उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो सेम होगी दोनों तरफ। यानी ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है। और ये वाली जो आपकी लोब है ये बिल्कुल छोटी हो जाएंगी इस तरह का, इस तरह करके। यानी ये आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। और पहले देखिए इसका इलेक्ट्रॉन इसके लिए किस तरह घूम रहा था, इसका इलेक्ट्रॉन इसके लिए किस तरह घूम रहा था। ठीक है, अब जब ये दोनों ओवरलैप करके तो अब इलेक्ट्रॉन के मूव करने का ये रास्ता है। मेरी बात समझ लगी है? ठीक है, तो ये आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया व्हेन P and P they overlap each other।